डॉक्टर साहब, आपकी किताब का क्या नाम है? पाकिस्तान पॉसिबल फ्यूचर, अमेरिका में पब्लिश हुई है आज हुई। जी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। हमारे साथ आज पहली मर्तबा हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं डॉक्टर तौसीफ कमाल अमेरिका से। डॉक्टर साहब की एक किताब आई है, पब्लिश हुई है, जिसका नाम है कि पाकिस्तान ए पॉसिबल फ्यूचर, कि पाकिस्तान का पॉसिबल फ्यूचर क्या है आगे। और इसके अलावा हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिस पे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जो एक इस तरह की कुछ चीजें चल रही हैं जिसमें कानून आ जाता है, लॉ आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। तो क्योंकि बीइंग अ लॉयर, डॉक्टर साहब इसके ऊपर भी एक्सपर्टीज रखते हैं। डॉक्टर तौसीफ कमाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। Thank you, Alia. Really honored to be on the show. It's a great show. So thank you very much. डॉक्टर साहब, आपकी बुक पब्लिश हुई अमेरिका में, और उसका जो एक टाइटल और जो उसमें जो कुछ आपने कंटेंट है जो लिखा है, वो इसके ऊपर बेस करता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कैसा फ्यूचर आप देखते हैं। हाँ। इससे पहले कि हम फ्यूचर की तरफ आए, बताइएगा अपनी किताब के बारे में भी, लेकिन साथ में हमें ये भी बताइएगा कि आप क्या गलतियां देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं कि कहाँ हमसे क्या गलत हुआ है कि जो आज हम इस सिचुएशन पर। हाँ, ये गलतियां तो काफी पहले से हुई हैं एक्चुअली, जब से पाकिस्तान बना बदकिस्मती से जब से शुरू हो गई थी गलतियां। हम एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनी, शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन बनवानी चाहिए थी मुल्क की, उसमें ताखिर की, उससे देर हुई। फिर वो शुरू में लियाकत अली खान का सेशन हो गया, फिर आर्मी आ गई पॉलिटिक्स में, तो फिर इंडिया से वॉर हो गई। तो बहुत इसमें फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक जगह बाद दीगरे पाकिस्तान के हालात बिगड़ते गए, और डिफरेंट वजूहात हैं उसके पीछे। आर्मी का भी कसूर है, सिविलियंस का कसूर है, पॉलिटिशियंस का भी कसूर है, और जो है ब्यूरोक्रेसी का भी कसूर है। तो उसमें काफी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें। जी, तो सर अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ 4-5 बड़ी गलतियां कि जिसकी बिना पर हम यहाँ पर पहुंचे, अगर वो आपसे कहा जाए तो आप किसको पिन पॉइंट करें? हाँ, तो वही मैंने किताब में लिखा है। मेरी किताब एक्चुअली द पॉजिटिव बुक, पाकिस्तान के बेहतरी के लिए किताब है ये, कि आगे कैसे चले। पीछे का जो हो गया तो हो गया, अब आगे कैसे चले। तो आगे ये है कि सबसे पहले तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को 2-3 चीजें ठीक करनी है उसमें, मोटी मोटी चीजें। देखिए, आदमी कहते हैं कि सिस्टम खराब है, रेवोल्यूशन आए। पाकिस्तान कोई रेवोल्यूशन वगैरह सिसक नहीं सकता, उसमें वो सिसक है ही नहीं कि बर्दाश्त करे पूरे नेशनल अपीवल। ये डिफरेंट चार प्रोविंसेस हैं, 4 डिफरेंट वो तरीके के लोग हैं, तो वो रेवोल्यूशन वगैरह पाकिस्तान वो सस्टेन कर ही नहीं सकता रेवोल्यूशन वगैरह। तो बेस्ट ये है कि आप जो है इसको चेंजेस करें आहिस्ता आहिस्ता, इंक्रीमेंटल चेंजेस मैंने लिखा है वो करें। तो मैंने दिया है ब्लूप्रिंट कि पाकिस्तान को कैसे चेंजेस कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, हर शोबे में। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप उस तरफ बढ़े बुक की तरफ, मैं ये जानना चाहूंगी, आपने भी ये जो बात की कि रेवोल्यूशन का मुतामिल नहीं हो सकता पाकिस्तान। हाँ सर, इसका क्या मतलब है, यानी कौन से रेवोल्यूशन का नहीं हो सकता? देखिए, रेवोल्यूशन जैसे है कि ईरान में रेवोल्यूशन आया था तेहरान का, या अरब स्प्रिंग का रेवोल्यूशन आया था। तो ईरान में क्या है कि एक शहर है सबसे बड़ा, तेहरान, जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वहीं कॉन्सेंट्रेटेड है, और एक ही तरीके के लोग हैं, एक ही लैंग्वेज है, एक ही वो है। पाकिस्तान में पॉपुलेशन सेंटर्स हर जगह हैं, पेशावर, क्वेटा, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, ये वो फैले हुए हैं। तो और फिर हर एक की जबान मुख्तलिफ है, हर एक का जो है एथनिक सिटी वो हर एक की अलग है, पंजाबी हैं, बलूची हैं, ये हैं, वो हैं, डिफरेंट। तो पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आना एक सिंगल बहुत ही मुश्किल चीज है। अब अरब का जो हुआ था ट्यूनीशिया में स्प्रिंग, वह सब अरबी बोलने वाले हैं, और ट्यूनीशिया मेन था। इजिप्ट में जो हुआ था कायरो में अरब स्प्रिंग्स, वो तहरीर स्क्वायर कायरो में हुआ था। तो एक ही पॉपुलेशन सेंटर था, एक ही शहर था, वहां से उठे थे सब, और एक ही लोग हैं यानी बोलने वाले। पाकिस्तान में डाइवर्सिटी है, डिफरेंट सूबे हैं, उनके कल्चर, हर सूबे की अलग कल्चर है, हर सूबे की, बल्कि आप कहते हैं नेशनैलिटी है सूबे की, और जबान हर एक की अलग है। तो एक रेवोल्यूशन बहुत मुश्किल है।
रेवोल्यूशन किस बेसिस पर आएगा ये सोचें आप. क्या इस्लाम तो हमने कोशिश कर लिया, वो आधा मुल्क ही आपका गया नेशनलिज्म की वजह से. तो रेवोल्यूशन एक ही तरीके से आ सकता है कि आदमियों को अपना पाकिस्तान की बहबूदी के लिए, आदमियों की वेलफेयर प्रॉस्पेरिटी के लिए आ सकता है रेवोल्यूशन, सब मिल के. तो उसमें रेवोल्यूशन नहीं आएगा, उसमें मिल के काम करें. उसमें जो मैंने किताब में लिखा है, हर शोबे में वो रिफॉर्म्स लाएं और चेंजेस लाएं, और शुरू करें कॉन्स्टिट्यूशन से. कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेन डॉक्यूमेंट. सबसे बड़ा वही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आप चलते हैं, आपका अम्ब्रेला होता है, छाता कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन में 4-5 आपको चेंजेस करनी होगी. पहले तो ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में गलत आर्टिकल्स हैं, यानी जैसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं आर्टिकल्स, उनको सही करें. एक जगह आप कह रहे हैं कि सब पाकिस्तान के शहरी बराबर हैं, ठीक है, एक जगह आप ये कह रहे हैं. दूसरी जगह कॉन्स्टिट्यूशन में कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता. तो ये किधर गई बराबरी आपकी, इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप, वो वहीं का वहीं खत्म. तो इसको चेंज करें. फिर करें कि वहां पर उसकी आर्मी का रोल रीडिफाइन करें कि आर्मी सिविलियन में नहीं आ सकती, साफ साफ कह दें कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्मी किसी सिविलियन ओहदे पर नहीं आ सकते. सर्विंग ऑफिसर्स या रिटायरमेंट ऑफिसर्स आ ही नहीं सकते, ये क्लैरिफाई कर दें. जुडिशरी का पूरा चेंज करें, जज का मोटे मोटे चेंजेस, कि जुडिशरी अभी जो कर, देखें क्या हो रहा है वहां पर. चीफ जस्टिस जो है ना, वो खुद करता है, बेंच करता है, खुद ही वो अपॉइंट करता है जजेस, 2-3 जजेस से डिसीजन देता है. तो और हर चीज में बोलता है सू मोटो निकाल ही दे. पहले भी मैं लिखता हूँ, सू मोटो जुरिडिक्शन है आर्टिकल 184 का, आपको पता होगा कि उससे हर चीज में वो मुदाखलत कर देते हैं पाकिस्तान में, हर शोबे में. जज, जुडिशरी, जिनका काम सिर्फ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो करें, इंटरप्रिटेशन करें कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो हर जगह जाते हैं. हॉस्पिटल कैसे चलाते हैं, ये सिविलियन का ट्रांसफर कैसे हुआ, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, हर चीज में आते हैं. पॉलिटिकल मामले में आ जाते हैं. पता है दुनिया में, जैसे अमेरिका में डेमोक्रेसी है, यहाँ की जुडिशरी जो है ना, सुप्रीम कोर्ट सियासत में बोल ही नहीं सकता, चाहे इलेक्शन हो चाहे कुछ हो, सियासी मामला उनके मुल्क की बाहर है. ना कोई केसेस ला सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अपील कर सकता है कि ये हमारा ये ज्यादती हो गई, ये हो गया, पॉलिटिकल मैटर्स में. तो सियासत बिल्कुल ही मना है उसमें, कि आप खुद सॉल्व करें. उसके लिए पार्लियामेंट है, उसके लिए, और वो है गवर्नमेंट है, और सियासतदान है, वो खुद सॉल्व करें अपना प्रॉब्लम, वहां नहीं जा सकते. ये चेंजेस करें कॉन्स्टिट्यूशन में, 3-4 मोटे मोटे चेंजेस तो कर दें शुरू से ही. अच्छा, फिर एक जगह आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, आप कॉन्स्टिट्यूशन में कह रहे हैं कि हमारी लॉ जो है ना, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये सबसे सुप्रीम लॉ है, इसके यानी ये है लॉ, ये कानून है, अब इस कानून से चलेंगे. लेकिन फिर आप क्या कह रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में आप कह रहे हैं कि लेकिन जो इस्लामिक इंजंक्शंस हैं उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते. तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन कर लें या इस्लामिक लॉ कर लें, जो भी है इस्लामिक इंजंक्शन है ना, कहते हैं जिस पर कोई एग्रीमेंट है ही नहीं कि है क्या इस्लामिक लॉ. हर चीज पर क्या है इस्लामिक लॉ, किसी को नहीं पता, हर एक का अलग अलग वो है इंटरप्रिटेशन. तो ये इनकंसिस्टेंसी निकाल दे, है ना, एक ही लॉ रखे कि इसमें ये लॉ है पब्लिक के लिए. हाँ, प्राइवेट लॉ आप कर लें, जो मर्जी आप करें, जो आपका अकीदा हो वो करें, ठीक है. लेकिन पब्लिक लाइफ में एक ही लॉ रखें, और कॉन्स्टिट्यूशन में 3-4 मोटे मोटे चेंजेस कर दें कि आर्मी मुदाखलत नहीं करे, जजेस अपने वहां रहें, और उनका जुरिडिक्शन महफूज रखें, सिर्फ जुडिशियल मैटर्स पर वो करें, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर बस. और इनकंसिस्टेंसी निकाल दें. तो यहाँ से शुरू करें, फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है. ये तो बेसिक चीज हुई. फिर ये है कि जितनी इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में, लेकिन ये जो आपने बात की सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि आर्मी जो है उसको ये वाले डेजिग्नेशंस दिए जाएंगे या ये, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये नहीं है. नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बिल्कुल आपने ठीक कहा. लेकिन वो लिखना चाहिए. हमारे लोग जो है ना, जब तक लिखे नहीं ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि सिविलियन आ ही नहीं सकते, आर्मी वाले आ ही नहीं सकते पावर में, किसको उठा ही नहीं सकते, मुदाखलत कर ही नहीं सकते, न सियासतदानों से कर सकते, न सियासी पार्टी से कर सकते, ये साफ साफ लिख दे, वो ठीक है आपका
कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि वो आ सकते हैं इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, ऐसे कहीं इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी वो करते हैं क्योंकि साफ साफ नहीं लिखा हुआ है। सर आपको लगता है कि वो लिख देने से नहीं करेंगे? नहीं, उनका वो पढ़ा, हर एक को पता बताया ना कॉन्स्टिट्यूशन के ये लिखा हुआ है, देख लें अब आपके के फौज इसमें आ ही नहीं सकती, मुदाखलत कर ही नहीं सकती सियासत में। डॉक्टर साहब वो तो कायदे आजम ने कह दिया कि आप जो है वो नौकर हैं, मुलाजिम हैं आप अवाम के और जितने वो हुकूमत के, तो उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि नहीं अगर उससे काम नहीं बना तो अब फिर लिख दें, फिर शायद काम बन जाए। लिख दें, क्योंकि कायदे आजम जो थे ना वो इंग्लिश लॉ, सोफिस्टिकेटेड मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं ना, इंग्लिश पार्लियामेंट। डॉक्टर साहब आपको लगता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इतने साल के बाद बना था, पाकिस्तान बनने के बाद बड़ी मुश्किलों से, तो अब उसमें चेंज हो सकता है? आपने जो बात की उससे ऐसा महसूस होता है कि आप ये कह रहे हैं कि एक तरह का सेकुलरिज्म जो है वो लाएं, यानी सेकुलर बनाएं उस हर चीज को या अपने कानून को। तो आपको लगता है कि क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, कोई ऐसा कर सकता है कि इसको ऐसे एक अमेंडमेंट की जाए? हाँ, कर सकते हैं, इसमें हिम्मत करनी चाहिए। इलेक्शन के बाद कन्वेंशन करें, सब पार्टीज को बुला के कन्वेंशन करें और कहें कि इसमें क्या क्या चीजें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए। इस्लाम अगर रख लें, अगर रखना चाहे, लेकिन जो वैसे जो हैं बाजे सिख जो है ना, बाजे बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्शन है कि वो दूसरे लोग नॉन मुस्लिम बन ही नहीं सकते प्राइम मिनिस्टर, ये चीजें निकाले। इस्लामिक कर दे कि इस्लामिक रिपब्लिक है, वो कर दे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता निकालें इसको। फुल तो सेकुलर नहीं हो सकता पाकिस्तान, आई एग्री विद यू, वो ठीक कह रही हैं आप, एकदम से वो चेंजेस नहीं आ सकता। करेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने लिखा है अपनी किताब में। ओके, तो डॉक्टर साहब चले, ठीक है, आपकी राय का बड़ा एहतराम है, आपने लिखा है, आप समझते हैं, मेरा ख्याल है अमेरिका में बैठ के सर आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर आप ये कह के दिखाए। लेकिन डॉक्टर साहब आगे आप प्लीज आप एलाबोरेट कीजिए, आगे किताब में और क्या क्या शामिल है? अच्छा, किताब में तो एक्चुअली फिर मैंने लिखा इंस्टीट्यूशंस को कैसे रिफॉर्म करें, पार्लियामेंट को, असेंबली को कैसे रिफॉर्म करें, क्या क्या चेंजेस लाएं। अच्छा, हर चेंजेस मैंने लिखा है फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में ये चेंजेस करें और फेज 2 में बाद में, तो आहिस्ता आहिस्ता होगा कि पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करें, पार्लियामेंट को मजबूत करें, कि उनकी कमिटीज का ओवरसाइट मजबूत करें। एग्जैक्टली मैंने क्या क्या करें। अच्छा, जुडिशरी में कोर्ट सिस्टम कैसे चेंज करें। सर आप बताइए, नहीं डॉक्टर साहब बताइए कि पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, आप कह रही हैं, आप बताइए प्लीज क्या लिखा है। हाँ, इसकी बहुत जरूरत है। हाँ, रिफॉर्मिंग द लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट में ये हमारे के अभी वो आते हैं, डिबेट करते हैं इंटरनेशनल इश्यूज पर, कश्मीर पर, इस पर, उस पर बोल के, और ऐसे बोल के चले जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज हैं आने के, लेकिन वो कमिटीज पूरी तरह से काम नहीं कर रही हैं, है ना। तो इनको इन्वेस्टिगेटिव पावर देनी चाहिए। अगर कहीं पाकिस्तान में कुछ करप्शन होता है, जो भी होता है, तो जो पार्लियामेंट की कमेटी है, ओवरसाइट कमेटी, वो बना लें मेंबर्स की, वो उसको उस मामले को पूरा वो करें, उनका पूरा अख्तियार हो उसको आदमी को बुलाने के लिए कोर्ट रूम में, और बताए कि वो पार्लियामेंट में बुलाए सबको, पूछे क्यों हुआ, कैसे, इंक्वायरी करे फुल। तो इस तरीके से उनको स्ट्रेंथ हो सकता है उनका, कि कमिटीज को स्ट्रेंथ बनाएं, इन्वेस्टिगेटिव पावर उनकी बढ़ाएं, इंक्वायरी की पावर उनकी होनी चाहिए उनके पास, और पनिशमेंट की वो भी होनी चाहिए उनके पास। और फिर ये है कि वो जो लॉ करें, कानून अमेंडमेंट जो है ना, देखिए अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का वो सिर्फ है पार्लियामेंट का हक है, किसी और का, जुडिशरी का तो कुछ है ही नहीं। जुडिशरी कुछ कह भी नहीं सकता कि ऐसा अमेंडमेंट करो, ऐसे अमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन अवाम कौन, किसके थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू, अपने अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, उनके थ्रू करते हैं अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनको फुल इख्तियार है पार्लियामेंट को कि जो मर्जी चेंजेस करें कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर वो पूरा उसका प्रोसीजर है, अगर वैसे वो पास होता है कोई अमेंडमेंट तो करने, ठीक करने। तो अपनी पावर असर्ट करनी चाहिए इनको, पार्लियामेंट को। सर वो आज तक पावर जिसने थोड़ी बहुत असर्ट करने की कोशिश की है, वो भुट्टो वाला हाल हुआ उसका। सर इससे अगर आगे बढ़े डॉक्टर तौसीफ कमाल, तो आप क्या फरमाएंगे सर, ये जो इस वक्त सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है हमारी, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन इस वक्त हो सकते हैं, फौरी तौर पर इलेक्शन जो है वो करवाने चाहिए, या कैसे देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के हालात?
ہاں اکنامک سچویشن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہ کون پرائم منسٹر کو پتا ہوگا, منسٹرز کو پتا ہوگا, رولرز کو پتا ہے کہ کتنی حالت خراب ہے ہماری. اگر حالت ایسی خراب ہے کہ اکنامکلی نہیں ہو سکتے تو پھر نہیں ہو سکتے, پھر وہ پروکلیم کریں ایمرجنسی. آرٹیکل 235 ہے اکنامک ایمرجنسی. اگر اکنامک سچویشن خراب ہو, کریڈٹ پاکستان کا خراب ہو, تو اس میں آپ کر سکتے ہیں. کریڈٹ از تھریٹنڈ پاکستان کا, اکنامک سچویشن از تھریٹنڈ. اگر وہ ہے, اس کو خطرہ ہے پاکستان کا اکانومی کا, تو پھر آپ کر سکتے ہیں اکانومی پروکلیمیشن کر سکتے ہیں. اور پروکلیمیشن میں یہ ہے کہ پھر وہ 3-4 کی ایمرجنسیز ہوتی ہیں نا. ایک تو ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر خراب ہو گیا, ایک وار ہو گئی ایمرجنسی میں, یا اکنامک ایمرجنسی, تو آپ کر سکتے ہیں. اب حالات مجھے نہیں پتا اندر کے کیا ہے ایگزیکٹلی اکنامک حالات نہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے خیال میں الیکشن ہونے چاہیے یا اکنامک ایمرجنسی؟ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور آنے والے ہیں پیسے, ابھی ورلڈ بینک کا بھی ہونے والا ہے, یہ والا ہو سکتا ہے امپروو. لیکن میں یہ میں بتا دوں, دیکھیں کانسٹیٹیوشن جو ہے نا, الیکشن ٹھیک ہے, الیکشن ہے آرٹیکل اس میں 224 میں الیکشن ہوں گے 90 ڈیز میں. لیکن یہ بھی چیز بتا دوں کہ کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کی ہے نا, یہ کوئی سائڈ پیکٹ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خودکشی کرنا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے کرنا ہے, کانسٹیٹیوشن کا ملک ہی ختم ہو جائے کانسٹیٹیوشن بہتر ہے, ایسا نہیں ہے. اگر ملک ہی خطر میں ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن کیا, اور کانسٹیٹیوشن میں ہے پروویژن اکنامک ایمرجنسی کا, اور فنڈامنٹل رائٹس کو آپ وہ کر سکتے ہیں, الیکشن بھی اس میں وہ کر سکتے ہیں پوسٹ پون جب تک ایمرجنسی ہے. تو اگر اکنامک سچویشن اگر اور خراب ہوئی تو میرے خیال سے تو کرنی چاہیے, ان کو ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے. اوکے, اچھا ڈاکٹر توصیف کمال, یہ جو آپ نے بات کی بڑی دلچسپ بات اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کوئی وہ تھوڑی ہے, یہ تو پیپر ہے ایک, اور آپ جو ہے وہ کوئی خودکشی کر لیں لیکن اس کو ٹھیک نہ کریں, نہیں ہو سکتا. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کی جب ایک اس طریقے کی وائلیشن کی جاتی ہے, جیسے کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے جو ہے وہ ایک وائلیشن کی تھی اور آئین توڑا تھا, تو اس کے اوپر تو بہت واویلا ہوا تھا. اور یہ یعنی یہ سمجھنے والے لوگ موجود ہیں یہاں پر, جیسے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کا ایک بہت ہی سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے اور اس کی آپ وائلیشن نہیں کر سکتے. تو کیا اس کو بھی پھر ہم اسی زمرے میں لیں گے کہ اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر ایسا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو میں نے پہلے لکھا تھا. دیکھیے اگر عمران خان کو جب یہ نو کانفیڈنس موشن کی آپ بات کریے نا, نو کانفیڈنس موشن پر انہوں نے روکا تھا اسمبلی میں, بلکہ کانسٹیٹیوشن کو روکا تھا انہوں نے, امپلیمنٹیشن کانسٹیٹیوشن کو روکا تھا. عمران خان اس میں سب شامل تھے, اس میں کانسپریسی تھی, عمران خان تھے, فواد تھے, اسپیکر تھے, اور یہ پریزیڈنٹ بھی انوالو تھے. انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی, چاروں نے مل کے, یہ کرمنل کانسپریسی تھی اگینسٹ دی سبورژن آف کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے وہ کر دیا تھا, سبورٹ کیا تھا, ڈس اوبے کیا تھا, obstruct کیا تھا. تو یہ آرٹیکل 6 ٹائم ہے. اگر جب بھی عمران خان کے خلاف یہ ہو جاتا نا کیس, جب انہوں نے کیا تھا نو کانفیڈنس موشن کہ وہ کانسپریسی کی تھی, اس کو نہیں پاس کرنے دے رہے تھے, تو وہ میں نے لکھا بھی تھا اخبار میں, تو جب بھی وہ کر دیتے نا اس کو چارج آرٹیکل 6 میں, تو یہ پورا کچھ نہیں ہوتا. 6-7-8 مہینے سے جو ہو رہا ہے پاکستان میں, پورا ملک تباہی پر گیا. جو بھی تھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی, امیج پاکستان کی, اور جو دوسرا سوشل نقصان جو پہنچا ہے پاکستانی عوام کا, وہ کچھ سبوں سے بچ جاتے ہیں. اب لا انفورس کرتے ہیں, آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہوئی تھی تو اس کو چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب یہ کیونکہ آپ نے زیادہ کانسٹیٹیوشن پر ہی بات کی, تو ہم جب کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو پھر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ اپنے آئین کو تبدیل کریں, اس کو ایک کی طرف لے کر آئیں, آپ نے ایک سیکولرزم لانے کی طرف اشارہ کیا, اور آپ نے کہا تو وائلیشن کرنے میں, توڑنے میں اور امینڈمنٹ کرنے میں کیا فرق ہے؟ جب میں خود مطلب جاننا چاہیں گے لوگ اس کے اوپر. وائلیشن جو ابھی جو کانسٹیٹیوشن جو لکھی ہوئی ہے آرٹیکل 1, 2, 3, اس کے آپ نے خلاف ورزی کی یا اس کو ڈس اوبے کیا, تو دیٹ از ٹریزن, دیٹ از اے وائلیشن, دیٹ از پنشبل انڈر دی کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن چینج کرنا, اس میں لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ آپ کانسٹیٹیوشن کین بی امینڈیڈ, یہ پروسیس اس کی اتنے ووٹ 2/3 ووٹنگ ہونی چاہیے, اسمبلی سینٹ ملا کے کمبائنڈ ووٹنگ کریں تو پھر ہو سکتی ہے. تو کانسٹیٹیوشن میں خود ہی پروویژن ہے امینڈمنٹ کا, تو کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن ہی کہہ رہی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں چینجز, کیونکہ دیکھیں امریکہ میں 200 سال کی کانسٹیٹیوشن ہے,
कितने चेंजेस आए अमेंडमेंट, तो वक्त के साथ बदलता रहता है हर चीज में, नए नए इश्यूज आते हैं तो आप उसी लिहाज से आप चेंज करते रहते हैं अमेंडमेंट, लेकिन उसमें पूरा कंसेंसस होना चाहिए पूरी कौम का, तभी अमेंडमेंट बहुत ही मुश्किल चीज है अमेंडमेंट, यानी कि सबका सब मिल के करें। देखिए अमेंडमेंट में और किसी कानून पास करने में बहुत फर्क है। कानून तो आप असेंबली पास कर सकती है, कोई सा कानून कि ये कर दिया कि इसको कि डॉग्स को पकड़ो, कुत्तों को पकड़ो, एक कानून पास कर दिया, वो तो कुछ नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है इज वेरी बिग थिंग, तो पूरा अमेंडमेंट की प्रोसेस है और पूरी कौम शुड बी ऑन द सेम पेज करना चाहिए। ठीक, ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट आपके वक्त। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू इंशाल्लाह, डॉक्टर तौसीफ कमाल, थैंक यू। थैंक यू, एक्सीलेंट।